प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष के होने पर राजनीतिक नेता के रूप में उनका आकलन। समर्थकों के लिए 24x7 राजनेता, सत्तावादी, स्वप्नद्रष्टा, विरोधियों के लिए विभाजनकारी और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 17 सितंबर को अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। भाजपा द्वारा उनका जन्मदिन राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन समारोह 1925 में आरएसएस की स्थापना के शताब्दी समारोहों के साथ मेल खाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ आरएसएस का उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी के दूसरे सबसे वरिष्ठ गृह मंत्री अमित शाह ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दशकों तक काम करने के बाद मैंने गहराई से महसूस किया है कि उनका व्यक्तित्व एक राजनेता से कहीं बढ़कर है। यह राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित एक मिशन प्रेरित नेता का प्रतीक है। उनके लिए भारत का उत्थान और भारत का कल्याण केवल आदर्श नहीं बल्कि मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। भाजपा के आधिकारिक बुद्धिजीवी स्वप्न दासगुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, मोदी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से लाया गया सबसे बड़ा परिवर्तन भारत को चुनौती देने वाली मानसिक विनम्रता को आत्मविश्वास में बदलना है। दासगुप्ता कहते हैं, मोदी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी से लेकर स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस तक भारत के महान प्रतिरोध नायकों की परंपरा में हैं। इन सभी दिग्गजों ने अपने अपने विशिष्ट तरीकों से एक प्रामाणिक, गौरवान्वित, रचनात्मक और दुनिया को उस गौरव से देखने में सक्षम भारत बनाने का प्रयास किया जो दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक के उत्तराधिकारी और संरक्षक के लिए उचित होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू का कोई जिक्र नहीं था। यह नरेंद्र मोदी की भूमिका को देखने का भाजपा का नवीनतम तरीका हो सकता है। अमित शाह और स्वप्न दासगुप्ता दोनों ने नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन अपनी पार्टी के नजरिए से किया है, लेकिन एक प्रधानमंत्री और एक राजनीतिक दूरदर्शी के रूप में मोदी 2025 में 1.44 अरब लोगों के देश का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, जब भारत घरेलू और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में इतनी उथल-पुथल का सामना कर रहा है। सबसे पहले आइए नरेंद्र मोदी के उदय का एक संक्षिप्त विवरण देखें। मोदी का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में एक अपेक्षाकृत गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही आरएसएस की गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर दिया था और 1972 तक, जब वे 22 वर्ष के थे, वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आरएसएस प्रचारक बन गए। 1985 में जब आरएसएस नेतृत्व ने उनकी क्षमता को पहचाना तो उन्हें भाजपा संगठन में स्थानांतरित कर दिया गया। अगले 16 वर्षों में मोदी का नेतृत्व निरंतर बढ़ता गया। आखिरकार 2001 में उन्हें केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से उन्होंने गुजरात में भाजपा को 3 बार चुनावी जीत दिलाई और अंततः 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी चले आए। उसके बाद से उन्होंने 2019 और 2014 के चुनावों में भाजपा को जीत दिलाई। नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। मई 2029 में वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक वे 15 वर्ष पूरे कर लेंगे। भाजपा, आरएसएस और देश की दक्षिणपंथी ताकतों के दृष्टिकोण से मोदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह इस समय देश के सबसे करिश्माई और सर्वमान्य राजनीतिक नेता हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का सामना कर सकते हैं। उनके कार्यकाल में आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विस्तार हुआ है और भाजपा 14 करोड़ सदस्यों और 2 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा कर रही है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ 21 राज्यों में सत्ता में है, जिससे कांग्रेस का शासन केवल 3 राज्यों तक सीमित है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी की बढ़ती शक्ति और सत्तावादी शैली को लेकर आशंकित हो सकते हैं, लेकिन वे मोदी के शासन का समर्थन करते रहेंगे क्योंकि आरएसएस को अपने लंबे इतिहास में केंद्र और राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने की इतनी शक्ति कभी नहीं मिली।
हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के अपने मिशन में आरएसएस को प्रधानमंत्री से हर संभव मदद मिल रही है। संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को चरणबद्ध तरीके से कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक उद्देश्यों की दासी बना दिया गया है। संवैधानिक संस्था, भारत का चुनाव आयोग एसआईआर को लागू करने के मुद्दे पर गृह मंत्रालय के इशारे पर काम कर रहा है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र संवैधानिक संस्था है जो मोदी सरकार के हमलों के खिलाफ हमारे संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में संघवाद को निरर्थक बनाने और शासन को एकदलीय शासन में बदलने की सुनियोजित कोशिशें चल रही हैं। संसद की कार्यवाही में भी सत्ताधारी दल के सदस्य यही असहिष्णुता दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को वैश्विक प्रेस संस्थाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता के निम्नतम स्तर वाले देशों में से एक माना है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं रहा है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में अर्थव्यवस्था में 6.5% या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, लेकिन समस्या यह है कि विकास का लाभ ठीक से वितरित नहीं हो रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को अभी तक आवश्यक राहत नहीं मिली है। आय में असमानता बढ़ रही है और इससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी एक उच्च तकनीक प्रेमी व्यक्ति हैं और उन्होंने सरकारी और व्यावसायिक प्रणालियों में बड़ी संख्या में सेवाओं का डिजिटलीकरण करने में अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से नवाचार की भारतीय भावना का पुनरुत्थान हुआ है। स्टार्टअप अभी भी परीक्षण और त्रुटि के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन युवा उद्यमियों में जीवटता का पुनरुत्थान हुआ है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं, उन्हें सत्ता प्रिय है। उनकी कार्यशैली एक तरफा है। वे 24 घंटे सक्रिय राजनेता हैं। वे पारिवारिक भ्रष्टाचार से दूर रह सकते हैं, लेकिन उनके संरक्षण में एक शक्तिशाली हिंदुत्व कॉरपोरेट गठजोड़ पनप रहा है। चुनावों के लिए बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा भाजपा को दिए गए बेतहाशा धन ने भारतीय राजनीति में समान अवसर को कम कर दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। नरेंद्र मोदी के पास अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए अभी समय है। भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में वे इनसे कैसे निपटते हैं। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों को आने वाले दिनों में भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के संरक्षक के रूप में कार्य करने की पूरी कोशिश करनी होगी। वर्तमान प्रधानमंत्री के अधिनायकवाद को केवल भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतों की एकजुट लामबंदी से ही चुनौती मिल सकती है। प्रधानमंत्री और विपक्ष दोनों के लिए यह कार्य निर्धारित है।